हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग दो तीन मुद्दे पे बात करेंगे। एक तो मार्कशीट पे जो ऑब्टेन मार्क्स है लोगों का, और उसमें जो कैटेगरी दिया हुआ है उस सिलसिले में कुछ जानकारी लेंगे कि क्या जो आप लोगों का सवाल है, क्योंकि कई लोगों ने जो मेल्स किया उनका ये कन्फ्यूजन है कि जो यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, जो मार्क्स दिया हुआ है, क्या यह कैटेगरी जो बोर्ड ने तय किया है, जिस प्रकार से सीट वाइज रिज़ल्ट, कैटेगरी वाइज जो रिज़ल्ट होता है, क्या उसके अकॉर्डिंग है, या जो हाँ ये मार्क्स किसी का 118 है, किसी का मार्क्स आप देख रहे होंगे कि 75 है, किसी का 105 है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ जो बातें आप लोगों के द्वारा जो पूछी गई है उसको बताने का प्रयास होगा। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो सवाल है, जो केस किया गया है, उसमें जो विज्ञप्ति आई थी उसको लेकर के कुछ बातें होंगी। और उसके पहले, इन सभी चीज़ों को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर पर नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे, सेम नाम है, सेम लोगो है, आप जा करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। लगभग 2000 से आसपास के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। वहाँ से आप चैट बॉक्स में जा करके चैट ओपन करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो तो आप वहाँ डिस्कस ग्रुप में जा करके डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आपको वहाँ खुद मिल जाता है। कई लोग जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं उस ग्रुप में। आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप भी जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका कैटेगरी जो है वो EWS है और इन्होंने मैथमेटिक्स पेपर 2 में 118 मार्क्स प्राप्त किया है। और ऐसे कई लोग जो हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि इनका मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी ध्यान दीजिए, और मार्क्स जो है उनका 103.6796। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जिनका यहाँ पर 68.5738 और इनको नॉट क्वालिफाइड किया गया था। इनका कैटेगरी जो है वो EWS है, पेपर जो है वो इंग्लिश का पेपर 1 है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों का मार्क्स जो है वो 100 के ऊपर है, या जिन लोगों का मार्क्स जो है वो आपके कैटेगरी के अनुसार आपके मार्कशीट में अगर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उसके बावजूद जिन लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको पहले भी इस बात को मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये जो कैटेगरी दिया हुआ है, यह कैटेगरी जो है आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्म फिलअप करने के समय जो कैटेगरी आपने वहाँ पर डाला था, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट आया है। इसको आप अंतिम रूप से मेरिट के अकॉर्डिंग ये ना समझ ले कि यह कैटेगरी बोर्ड ने तय करके आपको भेजा है। यहाँ जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था हूबहू सारी डिटेल वही है, केवल यहाँ से मार्क्स का आपको यहाँ पर मतलब है। अगर ये आपके रिज़ल्ट शीट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है नीचे, आप बिल्कुल इंतज़ार कर सकते हैं, आप बिल्कुल होप जो है वो ना खोएं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी परिस्थिति को लेकर के, चाहे कोरोना को ले ले, चाहे सरकार की मंशा को ले ले, डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के भी मार्कशीट में क्वालिफाई लिखा हुआ है उन लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल होगा। इसमें किसी भी प्रकार का शंका आपको नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही आपका मार्क्स 118 हो, या भले आपका मार्क्स 98 हो, या भले ही आपके मार्क्स 75 हो। तो उम्मीद है कि सारे लोग जिनका मार्क्स कम है, बेसी है, ज़्यादा है, अधिक है, वो सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन है मार्क्स को लेकर के दूर हुआ होगा। अब एक दूसरी चीज़ कि इसी से रिलेटेड आपको होता है सिटी का प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस। ऑनलाइन फॉर्म में जब आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, उस वक्त जो है ये मार्क्स आपका मैटर कर जाएगा। अभी आपका क्वालिफाई है, ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज़रूर होगा, लेट होगा, सवेर होगा, लेकिन ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। लेकिन जिनका मार्क्स यहाँ ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस के हिसाब से सिटी मिल जाएगा। अब ये बात तो आप लोग भी बखूबी समझते होंगे कि जिनका 118 मार्क्स है और जिनका 75 मार्क्स है, तो ऑब्वियस है कि 118 वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, 75 वाले को अगर वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स उस कैटेगरी में खाली बचता है और तब जा कर के आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज जो है आपका जो दूसरा प्रेफरेंस है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ तक का बात जो है वो आपको उम्मीद है कि वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं कि जो मान करके चलिए कि जो लोग नॉट क्वालिफाइड, जिनका मार्कशीट में दिखा रहा है, चाहे वो भले ही .1 से ही नॉट क्वालिफाइड क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो लोग .1, .2, .5 से नॉट क्वालिफाइड है। तो अभी के लिए आपके पास सिवाय तैयारी के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है
कि आपका जो मेहनत था वो काफ़ी अच्छा था या किसी कारणवश आप वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप बिल्कुल होप ना खोएं। आने वाले दिनों में जितनी जल्दी जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी तब तक आने वाले जो 33,916 की जो सीटों की संख्या है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड के कारण स्थितियाँ भयावह बनी हुई है और उसके बावजूद अभी छठे चरण की बहाली बाकी है, प्राइमरी की बहाली बाकी है और STT 2019 की बहाली बाकी है। तो जब तक ये तीनों बहालियाँ संपन्न नहीं होती हैं तब तक आपको 33,916 देखने को नहीं मिलेगी। तो सारे क्वालिफाइड हो चाहे डिसक्वालिफाइड जो लोग हो, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, उनका भी सहयोग अपेक्षित इसलिए है क्योंकि जब तक आप लोग सहयोग करके इस बहाली को पूर्ण नहीं करवाइएगा तब तक आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर सारी चीज़ें सही होती, अगर ये बहाली की प्रक्रिया मई जून तक पूरी हो गई होती तो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर या लास्ट आपको 2021 तक नया बहाली देखने को मिल जाता, कोई इसमें शंका नहीं होता। लेकिन एक तो कोविड ने सारा को जो है वो सारा कुछ तबाह कर रखा है और ऊपर से जो लोग कई चंद साथी हमारे ही बीच के हैं जिन लोगों को संतुष्टि होता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से आप लोग बचे। जो लोग नॉट क्वालिफाइड है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और अपनी तैयारियों को जो है वो करते रहें, क्योंकि जैसे ही ये बहाली पूर्ण होती है आपको 33,916 हर एक सब्जेक्ट के लिए सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, वो आने वाला है। आप लोगों को ये बात की जानकारियाँ भी होंगी, तो इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें कि बहाली कब होगी, कैसे होगी। जैसे ही पूर्ण होगी वैसे ही आपको आने वाले 1-2 महीने में आपको वो देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने केस कर रखा है या जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मुद्दा बना करके पटना हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखा है, उनके लिए कि ये आपको देख रहे हैं, आप जो अखबार में प्रकाशित किया गया था, BSEB के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में भी आप जा करके देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जो आवश्यक सूचना बोर्ड ने विज्ञप्ति संख्या जो कि PR संख्या है आपको यहाँ पर 223 में इस बात को स्पष्ट किया था कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जिस विषय की जो परीक्षा है एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा रही है, वैसी परीक्षाओं में जो है अलग अलग पालियों में प्रश्नों का स्तर और कठिनाई स्तर जो है वो तो डिफरेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि 10 को ले लें, 11 को ले लें और 14 सितंबर वाले एग्जामिनेशन को ले लें, तो तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल अलग था। और इसी मुद्दे को लेकर के 82-78 वाला केस किया गया था, जिसको अनिल कुमार उपाध्याय सर के बेंच ने डिस्पोज किया कि किसी को भी जो है वो ज़्यादा वेटेज या ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और इसको लेकर के नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को लागू किया गया। अब नॉर्मलाइजेशन की विधि तो अपनाई गई, इसकी जानकारी जो है मुख्य रूप से अखबारों के माध्यम से दे दी गई है, लेकिन कई लोग जिन्होंने केस किया है उनका यही कहना है कि इसे बीच में जोड़ा गया, क्योंकि आपको भी यह पता है कि कोविड के कारण 28 जनवरी वाला एग्जामिनेशन तो एक ही दिन सारा कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन इस कोरोना के कारण कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा करने हेतु सारी चीज़ों को सही से, क्योंकि 16 सितंबर 17 सितंबर या 21 सितंबर तक जो एग्जामिनेशन चला है उस समय भी कोविड का ही दौर था और आप लोगों को भी पता है कि उस कोविड के सिचुएशन में 10-10 हज़ार रुपये के गाड़ी को बुक करके जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाया गया था। उस समय बस भी नहीं चल रही थी जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना किसी भी संस्था के लिए पॉसिबल नहीं था। जो गवर्नमेंट की जो कोविड की गाइडलाइंस थी उसको पूरा करना उनका उद्देश्य था, इसलिए कई पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया और बोर्ड ने उसी डिफ़िकल्टी लेवल के कारण, जिससे किसी भी छात्र को जो है वो नुकसान ना हो, उस कारण ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है वो अपनी विज्ञप्ति जारी करके सारी स्थितियाँ स्पष्ट कर दी थी। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था, पहले दिन के पेपर, ये 9 या 10 या 11 के आसपास का ही ये विज्ञापन है जो कि निकाला गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर गलत होगा मैं तो आप लोग सही कर देंगे। तो बोर्ड ने सारी चीज़ों को जो है स्पष्ट पहले कर रखा है, उसके बावजूद भी 82-78 को लेकर के लोगों ने कोर्ट में शरण लिया, लेकिन कोर्ट ने उस मामले को भी डिस्पोज कर दिया और उसके बाद फिर से जो मल्टीपल केसेस हुए हैं वो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा को ही कि इसे बीच में जोड़ा गया। देखना होगा कि उनका ये मुद्दा कहाँ तक टिक पाता है या कहाँ तक वो लोग इस मुद्दे को मेरिट बना के आगे ले जा पाते हैं। लेकिन अगर आप SSC की बात करें तो SSC में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कई बार केसेस हो रखे हैं पटना जो हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर हाई कोर्ट का अगर आप डिसीजन देखेंगे तो डिसीजन जो है वो एग्जामिनेशन और रिजल्ट के फेवर में आया है, इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो वाजिब चीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो प्राइमा फेसी भले कोर्ट आपकी बातों को सही मान, लेकिन जब आपसे प्रमाण की बातें होंगी, कोर्ट जो होता है कानून जो होता है वो प्रमाण के आधार पर चलता है, और जब प्रमाण की बातें होंगी तो वहाँ पर क्या यह केस टिक पाता है या नहीं टिक पाता है, ये बहुत देखने योग्य होगी। अगर पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर देखें, चाहे एसएससी की बात करें, तो वहाँ पर क्या जो सिनेरियो बना है वो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने वहाँ पर रिजल्ट के और विद्यार्थियों के फेवर में अपना फैसला दे रखा है। ऐसी कई बातों के साथ साथ जो है एक चीज़ और कि अभी विद्यालयों में कई शिक्षकों के पद जो हैं, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे वो उच्चतर माध्यमिक हो, वो रिक्त पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ बहाली की प्रक्रियाएं भी जो है वो अटकी पड़ी है। ऐसे में कल जो है कई लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था, चूँकि वो ट्विटर काफ़ी सफल रहा वो अभियान। तो ऐसे कोई भी अगर आयोजन या प्रायोजन किसी के भी तरफ से होता है तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी कई लोगों ने उस चीज़ को उजागर किया, मैंने देखा भी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग वहाँ कर ले, क्योंकि माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, सभी में शिक्षकों की आवश्यकता बिहार में है। ज़रूरत है सिर्फ अपनी बातों को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। हालांकि अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही की जाए, वही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन की जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडे बस्ते में मामला ना पड़े, क्योंकि बहाली जो है वो उसमें बहाली के साथ साथ सरकार के पास बहाने बहुत होते हैं। इसलिए हमें आपको चाहे क्वालिफाई है चाहे डिसक्वालीफाई है, मिल के इस बहाली को पूरा करवाना है। उससे फ़ायदा दोनों को है, चाहे क्वालिफाई लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी, जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं उनको एक मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि हमारी बातों को आप लोगों तक जो है वो पहुँच पाया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर दोस्तों तक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।